Hello everyone. Today I am taking for the lecture. The topic is the financial system in India. आज हम लोग भारत में वित्तीय प्रणाली पर बात करेंगे. तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? The word system in the term financial system implies a set of complex and closely connected or the interlined institutions, agents, practices, मार्केट्स, ट्रांजेक्शन्स, क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज़ इन द इकोनॉमी. किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि हम वित्तीय प्रणाली की बात करते हैं तो वित्तीय प्रणाली एक प्रकार की वह एक जटिल व्यवस्था है या एक इस तरह की व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं पर वित्तीय संस्थानों, उसके एजेंटों, कार्यों से, बाजार से, सौदों से, दावों से और अन्य प्रकार के दायित्वों से जुड़े हुए होते हैं या अन्य प्रकार के दायित्वों को पूरा करते हैं. Then the financial system comprises of a variety of intermediaries, market and the instruments. वित्तीय प्रणाली में कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कई बातें इसमें शामिल होती हैं. तो इट इज़ द comprises of a variety of intermediaries. इसमें मध्यस्थ होते हैं, बाजार होते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब हम लोग कह सकते हैं कारक होते हैं. तो फाइनेंशियल सिस्टम में मध्यस्थों की हम बात करते हैं, बाजार की बात करते हैं और उसके कारकों की बात करते हैं. साथ ही साथ में फाइनेंशियल सिस्टम या वित्तीय प्रणाली ऐसी प्रणाली होती है जो हमें बचतों की तरफ मोड़ती है और हमारी बचतों को इन्वेस्टमेंट या विनियोग में परिवर्तित करती है. देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एनी कंट्री डिपेंड्स अपॉन द वेल ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम. यदि किसी भी अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता की हम बात करते हैं तो कोई भी इकोनॉमी तभी स्ट्रांग होगी, तभी साउंड मानी जाएगी जब उसका फाइनेंशियल सिस्टम, उसकी वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ हो. यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में फाइनेंस की कमी है, वित्त की कमी है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ की बात हम लोग नहीं कर पाते हैं. तो ऐसी कंडीशन में किसी भी अर्थव्यवस्था में के विकास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं फैक्टर होता है, वो जो फैक्टर है या इसको कह सकते हैं हम लोग जो कारक होता है, वो होता है उसका वित्त. वित्तीय सुविधाएं यदि ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है. That the financial system is a system which supplies the necessary financial inputs for the production of the goods and services to improve the standard of life and well-being of the nation. किसी भी अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता लाने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम प्रोडक्शन को मोटिवेट करता है, उत्पादन को प्रेरित करता है, वित्तीय सहायता के द्वारा सेवाओं को प्रोत्साहित करता है, वित्तीय सहायताओं के द्वारा. तो कहीं ना कहीं पे यदि हमारे यहाँ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इम्प्रूव करती हैं तो यदि कहा जाए तो इनडायरेक्टली इसका जो प्रभाव होता है वो सामान्य जन पे, जो एक सामान्य मनुष्य होता है, ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ, उनके लिविंग स्टेटस, उनके लिविंग स्टैंडर्ड, इन सब पे असर पड़ता है. या ये कहा जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास होना शुरू हो जाता है. तो फाइनेंशियल सिस्टम की बात यदि हम लोग करते हैं तो इसमें जो यदि कंपोनेंट्स हैं तो 4 इसमें कंपोनेंट्स हम लोग इसके जो प्रमुख 4 इसमें कंपोनेंट्स से कारक हैं. वो कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहले हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाएं. दूसरा फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार. तीसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं वित्तीय कारक. और चौथा है फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं. तो फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या आता है? तो फाइनेंशियल सिस्टम में 3 चीज़ें आती हैं: सेविंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट. सेविंग का मतलब सीधा सा होता है कि जहाँ पर हम अपनी आय में से उपभोग को पूरा करते हुए अपनी सेविंग्स में से कंजम्पशन पर पैसे खर्च करते हुए, मनी को स्पेंड करते हुए कुछ न कुछ अमाउंट को सेव करते हैं. सेव करने का मतलब बचा कर रखते हैं और ये हमारे अन्य उद्देश्यों को, हमारे अदर पर्पजेस को पूरा करती हैं. तो दिस द सेविंग. देन द नेक्स्ट इज द अंडर द फाइनेंशियल सिस्टम. इसका और क्या रोल हो सकता है और क्या क्रूशियल रोल है इन फाइनेंस फॉर द फाइनेंस, वित्त के लिए. तो वित्त के लिए क्या होता है कि वित्त जो या तो घरेलू बचतों से कहीं ना कहीं पर एकत्रित किया जाता है या फिर जो विदेशों से एकत्रित किया जाता है, विदेशों से ऋण के द्वारा एकत्रित किया जाता है. तीसरा है इसमें इन्वेस्टमेंट, निवेश.
तो निवेश का मतलब सीधा सा है जो कहीं ना कहीं पर विनियोग के द्वारा उत्पादन को या प्रोडक्शन को मोटिवेट करता है, उसको बढ़ाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम में सबसे पहला होता है मोबिलाइजिंग सेविंग्स, बचतों में हस्तांतरण, या मोबिलाइजेशन को बोल सकते हैं हम लोग गतिशीलता, बचतों की गतिशीलता, बचतों को गतिशील बनाना। गतिशील बनाने का मतलब हुआ कि जो सेविंग्स हमारे पास रुकी हुई हैं, हमारे पास का मतलब एक व्यक्ति के पास रुकी हुई हैं, तो फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय प्रणाली अपने माध्यम से, अपने इंटरमीडियरीज के माध्यम से, अपने मार्केट के माध्यम से, या फिर इनका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके माध्यम से इस सेविंग को मोबिलाइज करती हैं। जो सेविंग हमारे पास रुकी हुई का मतलब है जिसको हमने अपने सेफ में रखा हुआ है, अपनी तिजोरी में बचा के रखा हुआ है, उसको हम मोबिलाइज करके कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट में करते हों, चाहे रिकरिंग में करते हों, चाहे किसी प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करते हों। तो यदि फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय प्रणाली अपने तरह तरह के प्रोग्राम या फिर इसको कहा जा सकता है अपनी स्कीम्स के माध्यम से इस सेविंग्स को मोबिलाइज बनाती है, लोगों के पास से ये सेविंग बैंकों तक पहुंचती है, या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होती है, या कहा जाए कि इसका निवेश होता है। फिर बात आती है प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल सिस्टम इज ऑल्सो प्रमोट द इन्वेस्टमेंट। निवेश को प्रोत्साहित करने में भी फाइनेंशियल सिस्टम या वित्तीय प्रणाली की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितना ही साउंड फाइनेंशियल सिस्टम होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा करना पसंद करते हैं। और जिस देश में फाइनेंशियल सिस्टम वीक होता है, या ये कहा जाए जहाँ पर वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ नहीं है, तो वहाँ पर लोग अपने इन्वेस्टमेंट को या अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने से डरते हैं। नेक्स्ट है इंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल एसेट एंड द क्रेडिट क्रिएटिंग क्रेडिट। इंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल सिस्टम का ये भी एक प्रमुख काम होता है कि वो जो विनियोग है उसको किसी भी प्रकार की वित्तीय संपत्तियों में लगाता है या लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, और साख के सृजन को भी प्रोत्साहित करता है। साख का सृजन का मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण प्राप्त हो सके। तो नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाओं को प्रदान करना, लोगों को फाइनेंशियल असिस्ट करता है, वित्तीय सहायता देता है, ऋणों के रूप में देता है। और इसकी कई ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन, लंबी अवधि के ऋण, मध्यकालीन अवधि के ऋण और अल्पकालीन अवधि के ऋण देते हैं। नेक्स्ट है डेवलपिंग बैकवर्ड एरियाज, पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करना। फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय प्रणाली जितनी बृहद होगी, जितनी कम्प्रिहेंसिव होगी, उतना ही डेवलपमेंट होगा। तो बैकवर्ड एरियाज़ में भी यदि हम विकास की बात करते हैं तो हमको पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास पर भी बात सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट तभी होगा जब सभी सेक्टर्स का डेवलपमेंट हो, सभी क्षेत्रों का विकास हो। तो क्षेत्र के विकास का मतलब कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है, वित्तीय संस्थाओं को खोल सकता है और अपने प्रोग्राम्स को वहाँ लॉन्च कर सकता है। जैसे नाबार्ड जो संस्था है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम करती है, और ये गांव में और कृषि के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऋण प्रदान करती है। तो ये इससे उस रूरल एरिया का, उस ग्रामीण क्षेत्र का धीरे धीरे विकास होता है। तो उसी तरह से कहा जाए बैकवर्ड एरिया में भी यदि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, वित्तीय संस्थाएं ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं, तो लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध होता है, कम किस्तों में भुगतान करना होता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। या ये कहा जाए कि यदि फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और वो अपना काम बखूबी कर रहा है, तो वो पिछड़े क्षेत्रों में यदि वित्तीय सुविधाएं दे रहा है, वित्तीय संस्थाओं को यदि खोल रहा है, तो इससे वहाँ का विकास जल्दी से जल्दी होता है, क्योंकि लोगों को जब वित्त आसानी से मिलेगा तो वो अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम में क्या है। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय वित्तीय प्रणाली में दो तरह के हम लोग सिस्टम की बात करते हैं। एक होता है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, जिसको हम कहते हैं विनियमन संस्थाएं, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड और सेबी आती हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय
भारतीय रिजर्व बैंक, और दूसरा नाबार्ड है, तीसरा है सेबी जिसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो 3 तरह की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ये जो 3 तरह की नियामक संस्थाएं हैं, ये रेगुलेट करती हैं कमर्शियल बैंक को, प्राइवेट्स बैंक को, या फिर ये कहा जाए कि ये पूरी तरह से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को सब कुछ रेगुलेट करने का, सबकी जो रेगुलेशन बॉडी होती है ये तीनों होती है, और तीनों का जो सेक्टर है वो अलग अलग होता है, या तीनों का जो कार्यक्षेत्र है वो अलग अलग होता है। दूसरा जो है वो है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट में 2 तरह के मार्केट्स की हम लोग बात करते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में 3 है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है संगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है असंगठित क्षेत्र, और तीसरा होता है कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब सहकारी क्षेत्र। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग सभी तरह के कमर्शियल बैंक्स को ले लेते हैं, सभी तरह की हम लोग वित्तीय संस्थाओं को ले लेते हैं, जिसमें प्राइवेट बैंक्स भी आते हैं, विदेशी बैंक भी आते हैं, डेवलपमेंट बैंक भी आते हैं, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, विदेशी बैंक, विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं ये आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में, विच इज़ टोटली रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिसकी जो नियामक संस्था होती है, जो रेगुलेटरी बॉडी होती है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक होती है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं असंगठित क्षेत्र, जो कहीं से भी रेगुलेट नहीं होती हैं, ना उनको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस पर नियंत्रण नहीं होता है, या नियामक जो संस्था होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होती है। तो इसमें क्या क्या आता है, डोमेस्टिक बैंकर्स, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और साहूकार और महाजन को हम लोग शामिल करते हैं। डोमेस्टिक बैंकर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, साहूकार एंड द महाजन्स आर इंक्लूडेड अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मनी मार्केट का जो दूसरा आपको सेगमेंट दिख रहा है वो है इसका सब मार्केट, जिसमें 3 तरह की चीज़ें हैं। पहली है कॉल मनी मार्केट, दूसरा है बिल मार्केट, तीसरा है कमर्शियल पेपर मार्केट, और चौथा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको मैं अभी आगे एलाबरेट करूँगी। कैपिटल मार्केट में 2 तरह की चीज़ें हैं, गिल्ट एज मार्केट और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, और दूसरी तरफ संस्थाएं हैं जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें IFCI, IDBI, ICICI, SFC, SIDBI, IIBIL और एक्सिम बैंक आते हैं। अब हम लोग इनका थोड़ा सा अभी हम लोगों ने इसको ब्रीफली पढ़ा, अब हम लोग इसको एक्सप्लेन वे में पढ़ते हैं कि आखिर हैं क्या। तो अनऑर्गेनाइज मार्केट में विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द RBI, द ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑल द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक, फॉरेन बैंक एंड द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इंक्लूडेड अंडर द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो आपकी नॉट कंट्रोल्ड बाय द RBI, विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन द डोमेस्टिक बैंकर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द साहूकार महाजन्स आर इंक्लूडेड अंडर द अनऑर्गेनाइज मार्केट। ये भी हमने आपको बताया था। दूसरा है नेक्स्ट जो इसमें है वो है कैपिटल मार्केट, जिसको हम लोग कहते हैं पूंजी बाजार। पूंजी बाजार का मतलब होता है विच डील द मार्केट विच डील्स विद द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, जो लंबी अवधि की प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त करता हो और जिसकी मैच्योरिटी पीरियड अबव 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा समय की परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियाँ होती हैं, वो आता है कैपिटल मार्केट में। नेक्स्ट इज़ द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार क्या है, तो द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर्स एंड द डिबेंचर आर द इशूड, जहाँ पर जो औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं या जो कंपनीज़ होती हैं वो सिक्योरिटीज़ मार्केट में शेयर या डिबेंचर्स को इशू करती हैं, अंश या ऋण पत्रों का निर्गमन करती हैं और उसको जनता के सामने ऑफ़र करती हैं या पब्लिक ऑफ़र करती हैं ऐसे शेयर और डिबेंचर्स को खरीदने के लिए। वो होता है आपका इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। नेक्स्ट है प्राइमरी मार्केट। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। ये आपके
इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट का ही हिस्सा है, प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट प्राथमिक बाजार और सेकेंडरी मार्केट द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार क्या होता है? इट इज़ नोन एज द न्यू इशू मार्केट। यदि कोई कंपनी या कोई औद्योगिक संस्था नए तरह के शेयर्स इशू करना चाहती है तो वो इस तरह के प्राइमरी मार्केट का मतलब हुआ जब वहाँ पर वो नए इश्यूज़ करती है या नए शेयर्स के इश्यूज़ को पब्लिक करती है, पब्लिक ऑफर के लिए नए तरह के अंशों का निर्गमन करती है। और सेकेंडरी मार्केट में होता है जहाँ पे ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटी टेक प्लेस विच हैव पास्ड थ्रू द प्राइमरी मार्केट। और ये जो शेयर और मार्केट की खरीद फरोख्त जहाँ पर होती है, बेचना और खरीदना, या आप कह सकते ट्रेडिंग, सौदा, वो होता है आपका सेकेंडरी मार्केट या फिर द्वितीयक बाजार में। प्राइमरी मार्केट में जो नए इशू आते हैं या जो नए शेयर और डिबेंचर को इशू किया जाता है, उनकी ट्रेडिंग का काम, उनके व्यापार का काम या उनको बेचने खरीदने का काम सेकेंडरी मार्केट में किया जाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जिसको आप लोग कहते हैं सरकारी प्रतिभूति बाजार। तो सरकारी प्रतिभूति बाजार में सिक्योरिटी इशूड बाय द सेंट्रल, स्टेट और द सेमी गवर्नमेंट, वो सिक्योरिटी जिसमें वो सिक्योरिटीज़ यहाँ पर निर्गमित की जाती हैं किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा या फिर सेमी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के द्वारा। तो दूसरा इसका जो नेक्स्ट है वो है आपका लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। लॉन्ग टर्म लोन मार्केट में लोन आर गिवन फॉर द लॉन्ग टर्म, जनरली 5 ईयर to 20 ईयर्स। लॉन्ग टर्म लंबी अवधि ऋण बाजार। लंबी अवधि के ऋण बाजार को यदि हम लोग कहें तो यहाँ पर 5 साल से 20 साल तक के लिए लंबी अवधि के ऋण सामान्यतः दिए जाते हैं, उनको हम लोग लॉन्ग टर्म लोन मार्केट कहते हैं। देन टर्म लोन मार्केट क्या होता है? अवधि ऋण बाजार। तो आवधिक ऋण बाजार का मतलब होता है सप्लाई लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म लोन टू द कॉरपोरेट कस्टमर। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ पे हम लोग कॉरपोरेट कस्टमर्स को या निगम किसी भी कंपनी या निगमीय संस्था से जुड़े हुए किसी ग्राहक को लंबी अवधि के या मध्यम अवधि के ऋण दिए जाते हैं। मोर्टगेज मार्केट, गिरवी बाजार, यहाँ की यदि हम लोग बात करें तो लोन गिवन अगेंस्ट इनमूवेबल प्रॉपर्टी, जो अचल संपत्तियाँ होती हैं या जो चल नहीं होती हैं, उन अचल संपत्तियों के बिहाफ पर इस तरह के लोन दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट है फाइनेंशियल गारंटी मार्केट। फाइनेंशियल गारंटी मार्केट में वित्तीय गारंटी बाजार। तो वित्तीय गारंटी बाजार में थर्ड पार्टी फाइनेंस इज गिवन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जो तीसरा पक्ष होता है उनको इस तरह के ऋण गारंटी के आधार पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मनी मार्केट। तो मनी मार्केट इट इज़ द शॉर्ट टर्म फंड मार्केट, मे हैव मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर। यह बहुत ही ये कहा जाए कि ये आपका लघु अवधि का बाजार होता है, लघु अवधि का प्रतिभूतियों से संबंधित बाजार होता है, और जहां पर इनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष तक के लिए होती है। तो मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जहां उधार लेने और उधार देने वाली संस्थाएं अथवा व्यक्ति परस्पर लेन देन करते हैं। दे डन द ऑल एक्टिविटीज़ अबाउट द सेलिंग एंड द परचेजिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की होती है या अल्पकालीन प्रतिभूतियों की होती है। और ये जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा इनके अत्यधिक तरल स्थिति में होती हैं, या कहा जाए इट्स हैविंग द मोर एक्सेसिव लिक्विडिटी पोजीशन। तो बिना किसी हानि के हम लोग इस तरह की सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनी मार्केट में बिलीव करते हैं क्योंकि यहाँ पर रिस्क का फैक्टर कम होता है। उसके बाद इसी मनी मार्केट के 2 पार्ट्स हैं आपके, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट जो है वो आपका है कॉल मनी मार्केट। तो कॉल मनी मार्केट की यदि हम लोग बात करें तो इसको कहते हैं अविलंब मुद्रा बाजार। अविलंब मुद्रा बाजार में लोन्स आर गिवन फॉर द शॉर्ट पीरियड से 1 डे और 14 डेज। इस तरह के बाजार में जो ऋण दिए जाते हैं वो 1 दिन या 14 दिन की अवधि के ये ऋण होते हैं। और जनरली इस तरह के जो लोन्स होते हैं ये कॉल मनी की कंडीशंस पर या कॉल मनी के डिमांड पर देखे जाते हैं, या अविलंब मांग पर देखे जाते हैं कि यदि मांग किस तरह की है। यदि
रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम लोग बात करें कॉल मनी मार्केट में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें लोन की डिमांड या साइज ऑफ द डिमांड ऑफ लोन, ऋण की मांग के आकार, और दूसरा लिक्विडिटी ऑफ द बैंक्स, इनकी कंडीशन पर डिपेंड करता है बैंक की तरलता स्थिति। दो बातों पर ये इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन होता है, ब्याज दर का निर्धारण होता है, ऋण की मांग का आकार और दूसरा बैंक की तरलता। यदि बैंकों में लिक्विडिटी है, उनके पास पर्याप्त धन है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, और यदि लिक्विडिटी उनके पास कम है तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, ब्याज की दरें ज़्यादा होती हैं। कमर्शियल बिल अगला है हमारा, कमर्शियल बिल मनी। तो कमर्शियल बिल मनी की यदि हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत इट इज़ अ मार्केट फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज, जो हमारे विनिमय साध्य के जितने भी मोड्स होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं, जिनमें हम लोग ट्रेडिंग बिल्स को लेते हैं, प्रतिज्ञा पत्र को लेते हैं, प्रॉमिसरी नोट, हुंडी को लेते हैं, ये 3 तरह के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। उनसे संबंधित क्रय और विक्रय, आप इसको कह सकते हैं अंडर द कमर्शियल बिल मनी और द अंडर द कमर्शियल पेपर मार्केट इंक्लूड्स द ट्रेडिंग ऑफ द कमर्शियल बिल्स, प्रॉमिसरी नोट एंड द हुंडीज़। यहाँ पर व्यापारिक पत्र, प्रतिज्ञा पत्र और हुंडियों का क्रय विक्रय होता है। देन नेक्स्ट इज द ट्रेजरी बिल मार्केट। तो दे हैव द शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट। ये बहुत अल्पकालीन अवधि की परिपक्वता अवधि वाले ये जो बिल्स होते हैं, इसे सरकार द्वारा निर्गमित किया जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन मार्केट इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट एंड द ओवरड्राफ्ट। जो शॉर्ट टर्म लोन मार्केट होता है, लघु अवधि ऋण बाजार, इसमें कैश क्रेडिट जिसको हम लोग बोलते हैं नकद साख, और दूसरा ओवरड्राफ्ट जिसको बोलते हैं अधिविकर्ष। ये इस तरह के मार्केट में इस तरह के हम लोगों को लोन या इस तरह के ऋणों से ये संबंधित होता है, जिसमें कैश क्रेडिट, नकद साख और दूसरा ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष होता है। ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया, लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि भारत में फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार की क्या स्थिति है। तो ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया में फर्स्ट जो है ग्रोथ ऑफ द कैपिटल मार्केट। भारत में यदि हम लोग देखें तो समय के साथ जो कैपिटल मार्केट है वो राइज कर रहा है, उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, और से कहा जाए तो इंडियन कंस्ट्रक्ट में कैपिटल मार्केट काफ़ी डेवलप कर चुका है। भारत का जो पूंजी बाजार है वो काफ़ी सुदृढ़ हो चुका है। दूसरा ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर। भारत में इस फाइनेंशियल मार्केट की यदि हम लोग बात करते हैं तो बीमा क्षेत्र भी काफ़ी विकसित हो चुका है। और तीसरा ग्रोथ ऑफ द वेंचर कैपिटल, जो जोखिम पूंजी है या साहस पूंजी, इसमें भी काफ़ी मात्रा में वृद्धि हो चुकी है। वेंचर कैपिटल का सीधा सा मतलब होता है कि व्यापारिक संस्थाओं में पूंजी को लगाना, या जोखिम पूंजी भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो कुल मिला के यदि वित्तीय संस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो वित्तीय संस्थाएं यदि सुदृढ़ हैं, यदि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग है, तो फाइनेंशियल मार्केट उससे राइज करता है, कहीं ना कहीं वित्तीय बाजार में प्रगति आती है। और अंत में जो हम लोग कंक्लूड करेंगे तो यही कह सकते हैं कि यदि किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करना है तो वहाँ के फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रांग होना, उसकी वित्तीय प्रणाली को मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सो टुडे इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट दैट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मार्केट, देयर किस तरह के वो बाज़ार हैं, कितने तरह के हैं, और फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, उसके कार्य क्या हैं, मुद्रा बाज़ार क्या है और पूंजी बाज़ार क्या है। हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को पढ़ा। थैंक यू।
Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.